Hello everyone. Good morning to all of you. Let's proceed with the electrostatic lecture. In case you have any concern or queries related to the previous lectures, आप पूछ सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं. अभी तक चार्ज फील्ड के बारे में पढ़ लिया है और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह के टॉपिक्स को आज स्टडी करेंगे जो कि अगेन ग्रेविटेशन से काफी कुछ मैच करते हैं. सो यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली फॉर्मुलेशन सिमिलर आने वाले हैं. सो चार्ज के बारे में आपने पढ़ लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ लिया आपने. तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप. इस फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड कैलकुलेट करने का. थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इन केस अगर कोई आपको रैंडम बॉडी देता है, जैसे ये बोलता है इसका अपने को चार्ज क्यों दिया गया और इस पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी प्रोसीड इट, लॉजिक क्या रहेगा, इस पर हम कहीं एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट के चार्ज को डी क्यू क्लेम करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे एज ए वेक्टर. सो ये हमारे लिए आर वेक्टर बनेगा और फिर इस फॉर्मूले को लगाएंगे. सो डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड आएगी उसको डीई बोलेंगे. वो डीई इस नंबर के बराबर जाएगी k 1/4 pi epsilon naught q dq, that is point charge, behaving like a point charge, r वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर और डायरेक्शन r कैप. तो ये जनरल वे ऑफ राइटिंग अ फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का. किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो. जहां पर r क्या इंडिकेट करेगा, r is the magnitude of position vector of point p with respect to the element that you have taken. r cap उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, k is the constant, dq is this value. अब इस dq को कैसे लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस dq कैन बी रिटन एज lambda dx अगर वो लीनियर होगा, सिग्मा d a अगर एरियल होगा और रो dv अगर ये वॉल्यूमेट्रिक होगा. जिस तरह से मैंने दिखाया है वॉल्यूमेट्रिक दिखाने की कोशिश की, तो हम रो डीवी लगा करके इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो कई बार आपसे जनरल एक्सप्रेशन पूछना स्टार्ट कर देगा, तो आप बोलोगे दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिटन बाय दिस एक्सप्रेशन. ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत सारी फील्ड्स को हम लोगों ने लिस्ट किया है, जैसे स्ट्रेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर रिंग हो या डिस्क हो या इस तरह का केस. उनमें से एक और इम्पोर्टेंट है, उसको मैं रिकॉल करा देता हूँ और इसके बाद फिर पोटेंशियल पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे. अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है. तो एज ए फैक्ट हम उसको याद रख लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर हेमिस्फेरिकल शेल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें देन यू विल रियलाइज कि ये अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं ना, तो अपने को ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस लोकेशन पर पूछी जा रही है. पॉइंट जैसे ये पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट को बताना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी का और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताना. तो हम यहाँ पर जो पॉइंट चूज करेंगे वो सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यू कैन कॉल इट. तो फिगर में बना देता हूँ. ग्रेविटेशन हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया है या नहीं, आई डोंट हैव आइडिया, और आपके नोट्स में होगा. अगर किया है तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, नहीं किया है तो हम 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये अपने पास हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो कि कांस्टेंट है, रेडियस आर है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपने को कैलकुलेट करना है फील्ड. तो पहले तो आप रिजल्ट नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम डेरिवेशन कर लेंगे.
सिग्मा जैसे लिखा जाता है तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, तो पॉजिटिव की वजह से सिमेट्रिकली आएगा और अवे आएगा। सो फील्ड विल बी दिस, and this field is E is equal to sigma upon 4 epsilon naught. Copy कर लीजिए. So this field came out to be sigma upon 4 epsilon naught at the center of uniformly charged helical shell. इसके बाद इसका डेरिवेशन कर सकते हैं if required, और क्वेश्चन कर सकते हैं. एक क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम लोग अभी देख लेंगे. If you have copied, so पहले मैं आपको इक्वेशन फ्रेम कर देता हूँ और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं. पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. इन सारे पॉइंट्स को लेकर के रिजल्ट बनता है. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही रहने वाला है. आर इज द रेडियस. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये जो फील्ड आती है ना, वो उसकी रेडियस से इंडिपेंडेंट आती है. सो अगर आप छोटा सा हेमिस्फेरिकल शेल लें, बड़ा सा हेमिस्फेरिकल शेल लें, कितना भी साइज का लें, डजंट मैटर. व्हाट डज मैटर कि उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा है. अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो सभी स्फेरिकल शेल के लिए सेंटर पॉइंट पर सेम फील्ड अचीव हो जाएगी. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे सकता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके देता हूँ, आपको आंसर बताना है. एक ये सेंटर पॉइंट पे पॉइंट चार्ज रखा है जिसका वैल्यू क्यू है, और इसके सरफेस पर भी क्यू चार्ज है और आर रेडियस है. तो दोनों को क्यू और क्यू दिया गया. क्वेश्चन ये कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हेमिस्फीयर और हेमिस्फेरिकल शेल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. हेमिस्फेरिकल शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और जो पॉइंट चार्ज है वो उसके सेंटर पॉइंट पे रखा है, ये भी बताया गया है. तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और ये पॉइंट चार्ज है, तो अपने को बताना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से हेमिस्फेरिकल शेल पर टोटल फोर्स कितना लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितना मैग्नीट्यूड कैरी करेगा, क्या डायरेक्शन कैरी करेगा, ये बताना है. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए और ट्राई टू गिव आंसर in terms of magnitude as well as direction. सभी लोग ट्राई करें. Q सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट y. हाँ, आपको आंसर सिग्मा के टर्म में नहीं Q के टर्म में देना है. सो आप Q के टर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. Q स्क्वायर by 8 pi r square epsilon naught. Okay, so how to find it out? आपसे बोला गया कि पॉइंट चार्ज की वजह से हेमिस्फेरिकल शेल पर कितना फोर्स लगने वाला है. हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है टू बॉडीज पर. तो जितना ये पॉइंट चार्ज हेमिस्फेरिकल शेल पे लगाएगा, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज हेमिस्फेरिकल शेल पॉइंट चार्ज पे लगाएगा. सो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाले हैं.
So we can say force by point charge on hemisphere, hemispherical shell, is equal to force by hemispherical shell on point charge. मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होने वाले हैं। अच्छा, हेमिस्फेरिकल शेल पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो उसके लिए अगर हमको ये पता चल जाए कि क्यू पॉइंट पर रखा गया है, तो यहाँ पर जो फील्ड आती है वो हम लोगों ने अभी देखा, ये सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आती है। सो वी कैन से कि पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ दिस, इसका मतलब ये जो फोर्स आएगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द क्यू चार्ज इनटू द फील्ड। सो दैट इज द फोर्स मैग्नीट्यूड। नो, क्यू की वैल्यू अपने को पता है और ई की वैल्यू भी पता है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ना आप सिग्मा को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके टर्म में, क्यू के टर्म में। हम लोग जानते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू इज गोइंग टू बी सिग्मा इनटू surface area. Almost the surface area of this hemispherical shell is going to carry is that we know 2 pi r square। 4 pi r square टोटल होता है, ये हाफ है तो 2 pi r square हो जाएगा। सो अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी क्यू, एंड सिग्मा की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक दूसरा क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये सिग्मा की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपने पास पहले से था। सो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा होगा, बाकी कई बार 2 लिखेगा, कई बार 4 लिखेगा, कई बार कुछ और नंबर लिखेगा। जनरली वो नंबर्स को बदलेगा डायमेंशंस को मेंटेन करते हुए, और अगर डायमेंशन बदलता है तब तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस उसको स्क्रैप कर सकते हो, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन के बारे में, सिंस हम लोग जाते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, सो अगर पॉइंट चार्ज पर फोर्स देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी डाउनवर्ड लगेगा। तो इस पर किधर लग रहा होगा, तो हम ये बात कर सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अवे लग रहा होगा। वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेगा। सो पॉइंट चार्ज विल अप्लाई फोर्स एफ ऑन द शेल अपवर्ड डायरेक्शन, और पॉइंट चार्ज पे डाउनवर्ड लग सकता है। अब इस पे थोड़ा सा और डीप पे जा सकता है। ऐसा बोल सकता था कि पॉइंट क्यू जो है फिक्स्ड है, हेमिस्फेरिकल शेल जो है फ्री है, तो बताइए कि ये किस तरह का मोशन करेगा। पहला क्वेश्चन तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा, और ये इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से जा रही होगी, ऐसा बोल सकता है। तो रोटेट नहीं कर पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, तो आपको फोर्स पता चल गया, मास दे देगा तो आप उसका एक्सेलरेशन बता देंगे। फिर आपसे बोल सकता है 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताइए। सिंस ये देखो, ये जो फोर्स आ रहा है, इस फोर्स के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर हम 2 सेकंड की वेलोसिटी के बारे में वर्क कर सकते हैं। हालांकि वहां पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे ये ऑफ साइड चला जाएगा तो फिर ये डिस्टेंस वाला पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन यस, हम उस तरह के रूल्स को इस तरह से मैकेनिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सो फोर्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भी आपको पता चल गया, दैट इज डन। इसका हम प्रूफ कर देते हैं 2 मिनट में, और जिससे आपको इंटीग्रेशन वाला स्टफ एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किया है तो फिर आपके लिए दोबारा हो जा रहा है। सो प्रूफ करने के लिए अपने पास क्या तरीका होता है, जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी होती है वहां पर हम लोग किसी एक एलिमेंट की वजह से निकालते हैं। तो यहाँ से आप आर थीटा एंगल पे जाओ, डी थीटा के एक एलिमेंट कंसीडर करो। जब आप डी थीटा के एलिमेंट कंसीडर कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो आर डी थीटा आ जाएगी। सिंस ये स्फेरिकल शेल है तो 3 डायमेंशन जाएगा, तो बेटर है कि हम पॉइंट से चार्ज ना लेकर के, एलिमेंट लेकर के हम कोई 2 डायमेंशनल एलिमेंट लेते हैं, तो सिमेट्री प्रिवेल करेगी। तो इस तरह से आर डी थीटा थिकनेस का आप एक रिंग ले सकते हो। ये इंटायर रिंग जो होगा वो थीटा एंगल पर डी थीटा वाला एलिमेंट रहेगा। इस रिंग की वजह से सेंटर पॉइंट पर फील्ड को पता कर लेंगे। इसका सेंटर, रिंग का सेंटर रहेगा।
ऐसा नजर आएगा आपको रिंग एलिमेंट। सो इसकी वजह से सेंटर पॉइंट पर आपको चाहिए होगा, इसकी सेंटर से ये जो पॉइंट होगा वो एक्सिस का काम करेगा और ये डीई बनेगा हमारे लिए। सो दिस रिंग के चार्ज को हम डीक्यू क्लेम कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर डीक्यू अपने पास होता है तो रिंग के एक्सिस पर कितना फील्ड लाई कर रहा होता है, जो कि आर डिस्टेंस है, या फिर इसका नाम कुछ एक्स बोल देते हैं, ये एक्स है लेट से, हम लोग एक्स से यूज टू है। सो कैन वी से कि जो डीई आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी के द चार्ज व्हिच इज डीक्यू into the x distance divided by they are used to a formula like x square plus इसकी रेडियस, इसकी भी खुद की रेडियस बनेगी, इसकी रेडियस ही होगी ये स्मॉल आर है लेट्स से। सो इसकी जो रेडियस है आर स्क्वायर क्लेम करेंगे, इसकी पावर 3/2 कर देंगे। सो ये अपने पास डीई का फॉर्मुलेशन हो जाता है। अगर ये डीई हो गया है तब इसको इंटीग्रेट करके हम बता सकते हैं कि टोटल ई क्या आने वाला है। बाय द वे सभी एलिमेंट का जो फील्ड आएगा वो डाउन साइड आएगा, तो डायरेक्शन वाइज एक ही तरफ आएगा, इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल फील्ड आएगा न्यूमेरिकली ऐड करने से भी चलेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम जा रही है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, के डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। जब आप इस इंटीग्रेशन को वॉच करोगे तो आपको रियलाइजेशन आएगा इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। एक्स बदल रहा है क्योंकि रिंग का एलिमेंट बदलेगा, आर बदलेगा क्योंकि उसकी हर रिंग की रेडियस चेंज हो रही होगी, एक्स बदल रहा है, वी नो दैट। डी क्यू जब एलिमेंट बदलेगा तो थीटा और डी थीटा बदलने से अपने पास डी क्यू में भी चेंजेस है, डी क्यू भी एक वेरिएबल है, तभी वो डी क्यू लिखा गया। सो 3 वेरिएबल्स, सभी को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे सिंगल वेरिएबल में। हाउ वी कैन डू सो? सो देयर कैन बी वेज टू हैंडल इट। उस ट्राइंगल को हम रीड्रॉ कर लेते हैं, जो ट्राइंगल यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एंगल थीटा बनाया जा रहा है, ये स्फीयर की रेडियस है, ये रिंग की रेडियस है और इसको एक्स बोला गया। इस एंगल थीटा को हम यहाँ पे ले जा सकते करके आप थीटा एंगल ट्राइंगल के अंदर ले जा सकते हैं, और यहाँ पर हम एक्स को आर के टर्म में और स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप कॉस थीटा लिखोगे, कॉस थीटा आएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। पॉइंट इज कि आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर कॉस थीटा। सिमिलरली एक्स कैन बी रिटन एज साइन थीटा वर्जन, सो आर साइन थीटा हो जाएगा। अपने को एक्स और आर दोनों चाहिए, यहाँ पे रख देंगे। मोर ओवर और भी सिंपल फैशन में बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट जाएगी, उसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हम एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर के दोनों के सम को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो थीटा से इंडिपेंडेंट आ जा रहे हैं, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। इसके बाद अपने को डी क्यू की जरूरत पड़ने वाली है, सो वी कैन सब्सटीट्यूट डी क्यू। डी क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इज सिग्मा, हाउ अबाउट डी ए? डी ए के लिए लिखेंगे ट्वाइस पाई आर, जो उसके पेरीफेरी पे चल रहा होगा, और इनटू थिकनेस व्हिच इज आर डी थीटा। ये अपने को समझना होता है डीए कैसे लिखा जाता है। तो रिंग का सरकमफ्रेंस जितना आएगा और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारा कुछ थीटा के टर्म में और थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। इनफैक्ट लिखते हैं एक बार के लिए। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू के को आउटसाइड कर देते हैं। Place of dq we can write sigma into dA. In place of dA we will write twice pi r into capital R d theta. In place of small this x we can write it as r theta. डाउन साइड का स्टेप तो आपको पता चल रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर बना था तो आर क्यूब बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होता नजर आ रहा होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट्स के डिवाइड बाई आर। यहाँ पे सिग्मा आएगा, यहाँ पे ट्वाइस पाई आएगा। तो जितने भी कांस्टेंट टाइप की स्टफ दिख रहा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ट्वाइस पाई सिग्मा निकल आया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। इनसाइड में जो बच रहा है उसमें एक स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज आर कॉस थीटा, और एक भी है, और ये डी थीटा है। आप देखोगे कि सिंगल वेरिएबल थीटा पे कन्वर्ट हो गया। 2 को भी अंदर ले जा सकते हैं, सो अपने पास ये ई बच रहा है, के टाइम्स सिग्मा पाई, आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, और दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा।
ना इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके बाद में अपने को इसको इंटीग्रेट कर देना है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, ये रिंग है दोनों तरफ कवर करके चल रहा है, तो हम 0 लेवल से 90 लेवल तक जाते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 90 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन वी पीपल नो कि क्या होता है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू k सिग्मा पाई sin थीटा गोज टू माइनस cos थीटा, सो माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 से फैक्टर ऑफ थीटा से डिवाइड करते हैं, 0 और 90 के बीच में इसको लगाएंगे। ये डिग्रीज में एंगल मैंने लिखा हुआ है, बाकी आप समझदार हैं। तो ये बन जाएगा k सिग्मा पाई बाई 2, और माइनस को अगर रिवर्स करना चाहें तो ये बनेगा cos 0 माइनस cos 180। माइनस एब्जॉर्ब कर दिया मैंने, यू नो बेटर। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख देते हैं सिग्मा पाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आएगा 1 माइनस ऑफ -1, दैट इज 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से अपने को प्रूफ होता है कि जो फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है, डाउनवर्ड्स होता है, वो अपने को फिगर से दिख गया है। कॉपी कर लीजिए ना। ये डेरिवेशन मैंने एक पर्पस के लिए बताया, हालांकि ग्रेविटेशन में अगर हम लोगों ने किया होगा सिमिलर किया होगा। पर्पस ये है कि अगर एडवांस में क्वेश्चन बोलता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है ना वो थीटा पे डिपेंड करती है, सिग्मा नॉट साइन थीटा कॉस थीटा या कुछ ऐसा स्टेप बोलता है, तो बताइए सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी। सो वो थीटा का फंक्शन देगा, जो सिग्मा देगा वो थीटा का फंक्शन देगा, और अल्टीमेटली इंटीग्रेट किया है तो थीटा के टर्म में इंटीग्रेट किया है। सो ये जो सिग्मा आपने बाहर निकाला था उसको अंदर रखेंगे, उसकी वैल्यू थीटा के टर्म में रख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा, सॉल्व करना अपने को आता है, आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज द पर्पस। बाकी फार्मूला मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए फार्मूला ही सफिशिएंट है, कॉपी कर लीजिए क्विकली। नो नीड नॉट टू से, अगर ये शेल की वजह स्फीयर रहा होता, हेमिस्फीयर सॉलिड वर्जन रहा होता, तो भी हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है, फिर हम रिंग ना लेकर के क्या ले लेंगे, डिस्क ले लेंगे, और डिस्क की एक्सिस पर कितना फील्ड होता है वो अपने को पता है, यानी डीई अपने को पता रहने वाला है। फिर हम उसका इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स को सिमिलर वे पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इट्स एडवाइजेबल, और आप चाहें तो आप घर पर सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट करें फील्ड की वैल्यू सेंटर पॉइंट पे, और इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर गलती से एग्जाम में आता है तो आपके पास पहले से रेडीमेड होगा, आप इमीडिएटली मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे, और एटलीस्ट यू विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दैट। सो वो आपको फायदा करेगा। एनीवे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बेसिक आइडिया दे दिया और कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में दे दिया, कैसे कितना वैल्यू होती है इंपॉर्टेंट फील्ड्स की। अब हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये भी ग्रेविटेशन से मैच करता है, तो हम लोग थोड़ा सा क्विक हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल, सेम सिंबल यूज करेंगे, वी। डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम जाएगी। इसको कई तरह से डिफाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आप मॉडल पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी डेफिनेशन दिया हो, और वर्क डन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सो आइदर वे यू से इट्स करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिस तरह से किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से हर एक पॉइंट कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे, सारे पॉइंट पर आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही होती है, सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है हर एक पॉइंट पर। सो because of any charge presence, there is electric potential at all the points in the space. और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से स्लाइटली डिफरेंट होता है। ये दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कई बार इसको हम स्केलर फील्ड भी बोलते हैं।
Since it is scalar, so this is also known as scalar field. Field because of the nature की हर पॉइंट पे पाया जाता है, स्केलर बिकॉज की ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार हम लोग देते हैं। तो अगर वेक्टर फील्ड बोला है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, स्केलर फील्ड बोला है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे होंगे। सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके लिए डायरेक्शन नहीं होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये हमारे लिए रिलेटिवली इजी हो जाता है बिकॉज कंपोनेंट जैसा स्टफ या स्टोरी करने की अपने को जरूरत नहीं होती है। इसके लिए हम स्केलर अलजेब्रा को यूज कर लेते हैं। एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, तो हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट चलाने पे जो वर्क डन होता है उसके बराबर होता है। तो लिख देता हूँ मैं इस पॉइंट को, इट इज द वर्क डन by external agent in slowly bringing a positive unit charge from infinity to that point। अब ये दैट पॉइंट का क्या मतलब है, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को पर यूनिट चार्ज, उस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये सारी स्टोरी हो रही होगी किसी चार्ज के प्रेजेंस में, तो किसी फील्ड के प्रेजेंस में अगर ये स्टोरी होती है तो इसको बोलते हैं। ये जो स्लोली वाला वर्ड है ये भी हमारे लिए डेफिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्लोली इन द सेंस कि आप इसको इतना स्लो लेके आते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कोई अप्रिशिएटेबल चेंज नहीं होता है। इन केस वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, मतलब उसका फोर्स बैलेंस रहेगा ऑल द वे। दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहने वाला है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहने वाला है ऑल द वे। डेफिनेशन कॉपी करने के बाद हम इसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स अपने पास एक कोई क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और अपने को पी पॉइंट पर यहाँ पर एक पी पॉइंट है जहां पर पता करना है कि कितना पोटेंशियल आने वाला है। सो इसके लिए हम एक इनफाइनाइट से पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को पकड़ेंगे और उसको लेकर के आ रहे होंगे, पी पॉइंट पर लेकर के आएंगे। जब उसको पी पॉइंट पर लेकर के आओगे तो कितना वर्क डन होगा उसको वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। किसी जनरल पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, तो जब हम इस पॉइंट पर होंगे सो अगर आपका क्यू नॉट यहाँ पर है देन यू विल रियलाइज कि इसके पास फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स इधर लग रहा होगा क्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और या फिर फील्ड को मैंने दिखाया तो फील्ड को दिखा लेते हैं। ये फील्ड लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से, और आपको फोर्स इधर लगाना है, ये एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो। हम लोग जानते हैं कि फोर्स चार्ज पर फील्ड इनटू चार्ज के बराबर होता है, तो बेसिकली एक ये फोर्स है। अगर इसको फोर्स वाइज लिखना चाहें तो इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर आप स्लोली ब्रिंग कर रहे हो तो अपने को पता चलेगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस फोर्स इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ दिस फोर्स। माइनस क्यों लिखा हम लोगों ने, हम बोलेंगे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर हैज टू बी जीरो, सो दिस हैज टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ये अपने को पता चल जाता है। सपोज कर लीजिए, ये क्रक्स पॉइंट है, सपोज कर लीजिए वो स्लोली वर्ड नहीं लिखता है। अगर स्लोली वर्ड नहीं लिखता है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स निकालेंगे जिसमें इन दोनों का वेक्टर सम आएगा और मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे। एनीवे जनरली हम लोग यही लिखते हैं जब डेफिनेशन की बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन में उसको देख लेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। एनीवे वर्क डन की बात करते हैं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स का वर्क फोर्स इनटू dr। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, ये आएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr, और अपने को चाहिए potential is work done by external agent per unit the charge that we are bringing। सो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो अपने पास एक्सप्रेशन बन जाएगा E डॉट dr। नाउ कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट किया गया है, सो उसको भी देख लेते हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन व्हिच इज इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट p। सो वी गॉट द एक्सप्रेशन
V is equal to minus integration E dot dr from infinity to the point P. So जब कभी पोटेंशियल की बात करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं. सो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. और ये किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी पॉइंट्स का जो इन्फिनिटी से लेकर के पी तक लाई करते हैं. बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ऑफ पॉइंट ई, रादर इट इज ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम पी टू द इंफिनिटी. और ऐसा बोलो, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी. कई बार आपसे ऐसा पूछ लेगा कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में उस चार्ज और पॉइंट पी के बीच में लाई करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल होता है? तो आप बोलोगे कि नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट के बीच में कितना भी कैसा भी फील्ड हो, दैट डजंट डिसाइड हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी. एंड व्हिच फील्ड डिसाइड्स इट? द ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. राइट. तो इस तरह से लैंग्वेज बनाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो पी पॉइंट की है, या फिर पी और चार्ज के बीच की है, या फिर पी और इंफिनिटी के बीच की है, या फिर इंटायर स्पेस की है. ऐसे 4 ऑप्शन देगा. तो हम बोलेंगे पी पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच के सभी पॉइंट्स की फील्ड का कलेक्शन है और उनको उसका रिप्रेजेंटेटिव है. कॉपी कर लीजिए पॉइंट. और एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन में देखा था. नथिंग वाज डिफरेंट. बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ई ग्रेविटेशनल फील्ड था. यहाँ पर बस ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रिक वर्ड से रिप्लेस किया गया. आगे बढ़ते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को निकालेंगे. फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल को लिस्ट कर लेंगे. लॉजिक पता चल जाएगा तो नए सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है. Potential due to a point charge. So because of a point charge कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके बारे में. So इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. लेट्स अपने पास ये Q पॉइंट है और Q चार्ज है बेसिकली, और अपने को ये P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना जो कि किसी एक R नॉट डिस्टेंस पर है. सो लॉजिक को कैसे अप्लाई कर देंगे, एक बार मैं फिर से लगा देता हूँ. हालांकि ग्रेविटेशन में एग्जैक्टली सेम बोला होगा मैंने. आप बोलोगे जब इसको लेके आ रहे होगे इनफाइनाइट से तो कभी ना कभी इस पॉइंट पर आए होगे Q नॉट लेकर के. इसकी स्टेटस क्या होगी? इस पर इधर एक फोर्स लगेगा Q नॉट इंटू ई का, और इधर फोर्स लगेगा एक्सटर्नल एजेंसी का. ये सब आप नहीं करते हो जब सॉल्व कर रहे हो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हो जस्ट फॉर पर्पस ऑफ डेरिवेशन. तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल पी पॉइंट का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर पर आपको आना पड़ेगा. ई डॉट डी आर पर आना पड़ेगा. अच्छा, पी पॉइंट का जो आर मेजरमेंट है वो ये है. तो आर की डायरेक्शन पॉइंट चार्ज से मेजर करते हैं क्योंकि हमने आर को वेक्टर जैसा यूज करना है. सो फील्ड हमारी किधर लाई कर रही है? फील्ड भी हमारी आर डायरेक्शन में लाई कर रही है. तो फील्ड का एक्सप्रेशन लिख देते हैं. ई इज डिफाइंड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन द आर कैप. किसी भी पॉइंट चार्ज का फील्ड का एक्सप्रेशन वेक्टोरियली ये होता है. और डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी आर को लिख सकते हैं डी आर एज अ मैग्नीट्यूड, आर कैप एज अ डायरेक्शन. तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसा लिखा जा सकता है. अब आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, एक आपको फॉर्मूला बन जाएगा. उसी फॉर्मूले को फिर हम एज अ रूल यूज करना स्टार्ट कर देंगे और एज अ फैक्ट यूज करना स्टार्ट कर देंगे. माइनस ई डॉट डी आर, सिंस अपने को डॉट प्रोडक्ट करना था इसलिए इसको वेक्टर वाइज लिखा गया. सो वी आर गेटिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और अपने को मिल रहा है आर कैप डॉट आर कैप. यू नो कि अगर यूनिट वेक्टर सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है. सो दैट बिकम्स माइनस के क्यू एज अ कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड इंटीग्रेशन आर रेज टू पावर माइनस 2 डी आर. लिमिट कहाँ से चलना है अपना? कि इन्फिनिटी से. किस वैल्यू तक? पी. पी का मतलब आर नॉट कह सकते हो. सो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज गोइंग टू बी माइनस के क्यू. इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, आर रेज टू पावर एन, एन के लिए एन प्लस 1, यू नो दैट, माइनस 1 अपॉन आर आ जाएगा. इन्फिनिटी से आर नॉट है.
माइनस और माइनस सेटल डाउन हो जाएगा, तो के क्यू 1/r0 माइनस 1/infinity हो जाएगा। 1/infinity कैसा होता है? 0 होता है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट अ फॉर्मूला, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गोइंग टू बी KQ/r0, पी पॉइंट का पोटेंशियल है। और इसको आपने R0 की वजह अगर आपने R नाम दिया होता तो KQ/r आ जाता। तो पॉइंट इज की किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है। कॉपी कर लीजिए। कैसे प्रूव किया गया वो भी आपके लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। कभी अगर जरूरत पड़ती है डेरिवेशन करने की तब इसको यूज करोगे, नहीं पड़ती है तो आप डायरेक्टली आप याद रख सकते हो KQ/r होता है ना। अब ये Q साइन अपना लेके चलेगा। सिंस पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। Q पॉजिटिव हुआ तो हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, Q नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। सो इस पॉइंट को मैं यहाँ ब्रैकेट पे लिख देता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हो। फाइंड बहुत सिंपल है। If Q is positive, this will imply V positive. If Q is negative, this will imply V is negative. Plus anything. So ये Q की वैल्यू जैसा होगा उसको उसी तरह से रखेंगे, प्लस और माइनस व्हाटसएवर अकॉर्डिंगली यू विल गेट की पोटेंशियल का वैल्यू अपने को पता चल जाता है। ग्रेविटेशन का अगर आपको याद हो तो सिमिलरली आया था Gm/r, लेकिन एक माइनस था। क्यों माइनस था? माइनस इसलिए था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो अट्रैक्टिव फील्ड के पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, रिपल्सिव फील्ड के लिए पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंस हम जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर Q हमारा पॉजिटिव होगा तभी रिपल्सिव बनेगा। तो इसलिए पॉजिटिव में पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज मतलब अट्रैक्शन। तो नेगेटिव चार्जेस के लिए नेगेटिव रहता है। तो अभी भी वो पॉइंट वैलिड है। कौन सा पॉइंट? अट्रैक्टिव फील्ड के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है, रिपल्सिव फील्ड के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। नो मैटर किस पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, या फिर कोई और क्यों ना। कॉपी कर सकते हो। इस सब में प्लस माइनस आपको ख्याल करना होता है। अगर हमको एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता चल गया तो अब अपने को पोटेंशियल निकालने के लिए दो ब्रॉड फॉर्मूलाज पता चल गए। एक तो ये पोटेंशियल का पता चल गया कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है, पी पॉइंट का पोटेंशियल, तो आप माइनस इंटीग्रेशन कीजिए इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक E.dr का। ये जनरल फॉर्मूला है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला अपने पास ही आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी से एड अप किया जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं डीवी टाइप का पॉइंट चार्ज लेकर के। और डीवी होता है अपने पास KQ/r और KdQ/r। सो दूसरा फॉर्मूला अपने पास आ रहा है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग सकते हैं इंटीग्रेशन KdQ/r। सेकेंड और फर्स्ट में डिफरेंस है। फर्स्ट को जब आप यूज करोगे तो आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑन द वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर आपको केवल स्केलर यूज करना है। अपने को एक बॉडी दिया जाएगा, जैसे ये बॉडी दी गई है, इसके चार्ज को Q बोलेगा, इस P पॉइंट का पोटेंशियल आपसे मांगेगा। तो आप क्या कीजिए, इस पर एक सैंपल लीजिए, छोटा सा एलिमेंट DQ नाम दीजिए, इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए, ये आपका R वेक्टर बन जाएगा। हालांकि यहाँ वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम dV कैलकुलेट करेंगे। dV सिंपली बनेगा KdQ डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R, दैट्स ऑल। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। So either of the two way you can follow to get the potential expression of any general case जो भी आपको दिया जाए। और अगर ऑब्वियस केसेस में से आएगा तो आप उनका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, नया केस बोलेगा तो आप यहाँ से निकाल करके बता दोगे। सो फील्ड से पोटेंशियल निकालना और चार्ज से पोटेंशियल निकालना दोनों अवेलेबल है। ये जो पोटेंशियल्स हम लोग निकाल रहे हैं ये इनफाइनाइट के रेफरेंस में है। जब हमने इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस लिया है, इसका मतलब है इनफाइनाइट लोकेशन के पोटेंशियल को जीरो एज्यूम किया गया है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो, दैट इज द रेफरेंस। और ये हम तब ले सकते हैं जब तक हमारे पास फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम इनफाइनाइट को जीरो रेफरेंस कैच करते हैं।
फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे ये फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स इसका साइज और जो भी साइज है, डायमेंशन है, वो लिमिटेड है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। तो ये रेफरेंस लेकर के चलते हैं। बेसिकली ये लिखा जाता है वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। सो वी इन्फिनिटी को 0 पकड़ा गया, इसलिए ये वीपी के बराबर होता है। तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है कि अगर हम इनफाइनाइट को रेफरेंस ना भी लें तो क्या कर सकते हैं। सो जनरल फॉर्मूला ये होगा कि किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 1 पॉइंट का पोटेंशियल, एग्जैक्टली द सेम वे वी हैड इन ग्रेविटेशन। So this is going to be minus from 1 point to 2 point E dot dr. ये ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा जनरल पॉइंट केस है, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट निकाल सकते हैं विदाउट नीडिंग अ रेफरेंस। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, दिस इज इंडिकेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस between points 1 and 2. So, कोई भी 1 पॉइंट होगा, कोई भी 2 पॉइंट होगा, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो ये जनरल फॉर्मूला है। क्या आप बता सकते हो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रही है, ये ई, ये स्पेस के किस पार्ट की है? कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, और अपने को ये पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन में यूज हुआ है वो किस स्पेस के किस पार्ट का है। क्या ये 0.1 और 2 के बीच के स्पेस का है, या 1 और बॉडी एयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का है, या 2 और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का है, या फिर इनफाइनाइट के तक इंक्लूडेड है, या फिर पूरे स्पेस का है। ऐसे कुछ लैंग्वेज फॉर्म में ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। सो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये ई किस रीजन का रहा होगा। तो इसके लिए आप कैसे आंसर कर सकते हो? These limits let you know कि कहाँ से कहाँ तक ये चल रहा है। तो हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज कर रहे हैं? 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक का। तो जो फील्ड यूज करेंगे वो 1 और 2 के बीच का यूज करेंगे, उसके बियॉन्ड स्पेस नहीं यूज करेंगे। हाँ, तो ये जो फील्ड यूज होगी, सो जो भी वेक्टर या वेरिएबल क्वांटिटीज यूज होता है, ये बहुत बेसिक लॉ है, जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज यहाँ पर यूज होते हैं वो लिमिट के अकॉर्डिंगली यूज होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट है। जहां से जहां तक हम लोग लिमिट यूज कर रहे हैं, वी नीड टू यूज क्वांटिटीज ओनली ऑफ दैट रीजन। उसके बाद में क्या चल रहा है, उसके बियॉन्ड का चल रहा है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, इसको मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक बोला था। क्यों? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन भी इनफाइनाइट से पी तक चल रहा होता है। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके भी आंसर दे सकते हो जब कभी इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात हो जाए। कॉपी कर लीजिए इसको। सो ये पोटेंशियल निकालने के आइडियाज हो गए। अब पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं इसको यूज करके, कुछ केसेस का निकालते हैं, और कुछ केसेस का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ग्रेविटेशन जैसे रूल से, उसी को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अगर वो ग्रेविटेशन से लिंक करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? क्या करने वाले हैं? ये हमारा आ रहा है के क्यू अपॉन आर, वहां पे होता था माइनस जी एम अपॉन आर, तो क्यू को एम बोलना है, के को जी बोलना है, और एक माइनस लगाना है पॉजिटिव चार्ज के लिए। सो इतना रिप्लेस करने से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। माइनस लगाना का मतलब समझ रहे हो कि वहां का माइनस था और यहाँ का प्लस है, तो उसका ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास एक रिंग है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये उसका एक्सेस है, ये पॉइंट ओ है, इस पर जो चार्ज है वो क्यू एस की रेडियस आ रहा है। आपसे कहता है फाइंड पोटेंशियल एट नंबर 1 पॉइंट ओ। सो अगर आपसे ओ पॉइंट पर पोटेंशियल पूछता है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज रिंग, हम लोग क्या आंसर देने वाले हैं? सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आइदर ऑफ द वे पे, और जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था पॉइंट चार्ज को लेकर के, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ग्रेविटेशन से भी आप रिकॉल कर सकते हो, आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको सेंटर पे निकालना है तो आप बोलोगे कि इसका जो पोटेंशियल आएगा ओ पॉइंट पर, उसको हम लोग लिखने वाले इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइड बाई आर। समझाता मैं कि अगर आपने को ओ पॉइंट पे चाहिए तो कहीं ना कहीं आप डी क्यू पकड़ोगे, छोटा सा सैंपल लोगे, ये हमने डी क्यू लिया, तो इसको हम सेंटर उस पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे जिस पॉइंट पे हम पढ़ना चाहते हैं। सो इसकी जो डिस्टेंस होगी इसी को हम आर यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे अपने को कितना दिख रहा है, क्या यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर दिख रहा है, क्योंकि ओ पॉइंट का जो सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस होगा वो सभी के लिए कैपिटल आर रहेगा, तो ये हमारे लिए कैपिटल आर है। सो ओ पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा दैट इज गोइंग टू बी के डी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर। अब आप देखोगे के तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करना है, डी। जब हम लोग डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे वो तो एड अप हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ना एक और पॉइंट यहाँ से पता चल रहा है कि जो डी क्यू है उसका इंटीग्रेशन क्यू आएगा, नो मैटर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये हमारा आंसर आएगा फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म केसेस। सो दोनों केसेस के लिए हमारा आंसर ये आएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कई बार आपसे ऐसा पूछ लेगा कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताइए कितना पोटेंशियल है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आईटी में आ भी चुका है एक बार। उसने ऐसा बोला था कि एक रिंग है, उसके पास चार्ज इतना है और उसका चार्ज डेंसिटी भी दे रखा था, लेमडा इज इक्वल टू सम लेमडा नॉट साइन थीटा और कॉस थीटा व्हाटएवर, और बोला इसका पोटेंशियल बताइए ओ पॉइंट पर। तो अगर अपने को ये पॉइंट पता है कि चाहे ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आंसर ये आने वाला है। तो ये जो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन थीटा है ना, ये मीनिंगलेस है पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको टोटल चार्ज तो पता ही है, उसने टोटल चार्ज बता दिया था, टोटल चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो पोटेंशियल ये हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए दिया गया था सो दैट कि आप इंटीग्रेशन करने में इन्वॉल्व चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फिर उसको डी क्यू निकाले, वो सारा स्टोरी बनाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें। और अगर आपको ये पॉइंट दिमाग में है तो आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं यूज करता है, एड अप होता है, तो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है। इसलिए ये जो छोटा सा पॉइंट है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रख सकते हो। तो एक काइंड ऑफ फॉर्मूला हो गया, एग्जांपल से ही फॉर्मूला आपका आ गया। बी, एक और पॉइंट चूज कर लेते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, एट पॉइंट पी। जब आप पी पॉइंट पे निकालोगे फिर से इसी फॉर्मूले को यूज करना स्टार्ट कर दो। आप बोलोगे पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइड बाई आर। अब इसके लिए आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा डी क्यू की डिस्टेंस पी पॉइंट से, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करा दो। आप जानते हो ये आर है और ये 90 डिग्री होने वाला है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। थोड़ा सा टिल्टेड मैंने दिखाया, 3 डायमेंशन में आप देखोगे वो राइट एंगल ही मिलेगा। मीनिंग इसकी जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, वो ट्राइंगल स्क्रीन के प्लेन पे नहीं है, थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्टेड है, बट दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे लिए आर का काम करेगा। यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी, कैन वी से कि आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे कि एक्स भी फिक्स्ड है और यस एक्स भी फिक्स्ड है और आर भी फिक्स कांस्टेंट आ रहा है, और जब कभी आर कांस्टेंट आता है तो फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर बोला जा सकता है। सो दिस विल बिकम अगेन वीपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो बाहर निकाल लीजिए, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको कांस्टेंट क्लेम कर दिया डी क्यू। अगेन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो, पी पॉइंट का फील्ड वही रहता है इन आइदर ऑफ द केसेस। सो वी पी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को जीरो करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि सेंटर पॉइंट पर क्या वो बराबर चल रहा है या ओरिजिन पॉइंट पर क्या बराबर चल रहा है, बिल्कुल इसी के बराबर मैच करेगा। किसी और पॉइंट पर हम यहाँ से निकाल सकते हैं इन पे कितना जाएगा, जब हमारा एक्स इनफाइनाइट आएगा तो ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और तो इनफाइनाइट से लेकर के वहां तक हम बता सकते हैं।
मैक्सिमम पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है कि इसके एक्सेस पर मैक्सिमम कहाँ पर आने वाला है। सो यू विल फाइंड कि ये ऑब्वियस पॉइंट है, मैक्सिमम तभी आएगा जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर सबसे लीस्ट होगा ओ पॉइंट पर। तो कभी आपसे वी मैक्स पूछता है, आपको याद होगा हम लोगों ने फील्ड का मैक्सिमम निकाला हुआ था, r/√2 आया था, लेकिन वी मैक्स की अगर बात करोगे तो ये KQ/R हो जाएगा एट ओरिजिन और सेंटर, यू कैन कॉल इट। माइनस पॉइंट है बट हम बता सकते हैं, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कैसा दिखेगा तो सेंटर पे मैक्सिमम दिखेगा तो 0 से जाएगा, मैक्स जाएगा, इस तरह से नजर आएगा। So maximum will be at the center, then decreasing both sides, getting 0 or touching infinity, close to 0। तो ग्राफ भी देख सकते हो, कई बार ग्राफ पूछ लेता है तो ग्राफ भी अपने को दिमाग में रखना है। सो ये रिंग की वजह से हो गया। अगर आपसे क्वार्टर ऑफ रिंग बोलता है, सेमी रिंग बोलता है, कोई भी रिंग बोलता है तो आप KQ/R बताइए, जो भी चार्ज हो, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर आप निकालोगे डिस्टेंस अगर बराबर रहती है। इस फॉर्मूले को देखो, के तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, अगर आर भी बाहर निकल आया तो हमारा आंसर KQ/R बन जाता है। अब स्मॉल आर बार तभी आएगा जब सारा का सारा चार्ज उस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो जैसे पी पॉइंट से सारा का सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे था, ओ पॉइंट से सारा का सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे था, तो हमारा आंसर KQ/R आता है। तो अगर सेगमेंट आएगा किसी रिंग का तब भी KQ/R आएगा, बस चार्ज उसी सेगमेंट का अपने को लेना है। सिमिलरली हम लोग डिस्क का कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड, वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको रिकॉल करना होगा क्या डिस्क का हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किया था। अगर डिस्क का हम लोगों ने ग्रेविटेशन में निकाला है तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, नहीं निकाला तो उसको हम इंटीग्रेट करके बता सकते हैं। सो एग्जाम्पल नहीं लिखते, इसको एज अ फैक्ट लिख देते हैं। डेरिवेशन अगर हम लोगों ने वहाँ पे किया है, दैट्स परफेक्ट, उसी को आप कॉपी कर लीजिए, और नहीं किया तो आप ट्राई भी कर सकते हो। बट फॉर्मूला क्या है वो रिकॉल करना जरूरी है, इसलिए मैं फॉर्मूला जरूर रिकॉल करा देता हूँ। नहीं निकाला है कोई बात नहीं, तो हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं, इनफैक्ट आप भी निकाल सकते हैं। लेट्स से अपने पास डिस्क है तो अपने को निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। सो लेट्स अपने पास ये डिस्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज सिग्मा रखता है, इसका रेडियस आर है। अगेन हम सेंटर और एक्सिस पर निकाल सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक्सिस पर निकाल लेते हैं तो सेंटर उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट बन जाता है। एक्स को 0 रखने से हम सेंटर पर भी आ जाते हैं, ये हमारे लिए एक्स है। सो इसकी वजह से अगर हमने को निकालना है कि कितना फील्ड आएगा पी पॉइंट पर, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया क्या होगा कि जो डिस्क है ना वो रिंग से मिलकर के बन, रिंग जैसे एलिमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं, और रिंग की वजह से फील्ड अपने को पता है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अपने को एक आंसर आ जाएगा। मैं बोला नहीं निकाला है तो इसको हम लोग क्विकली निकाल लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसी पिक्चर में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से आप स्मॉल आर रेडियस पे जाएंगे और एक रिंग को कंसीडर करेंगे, उसको डी आर पकड़ लेंगे, डी आर थिकनेस का। सो ये स्मॉल आर रेडियस पे जाने के बाद एक डी आर थिकनेस की रिंग को लिया गया है जिसके चार्ज को हम डी क्यू क्लेम कर रहे हैं, कर सकते हैं। सो अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो इसकी वजह से, रिंग की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो जो डीवी आएगा बिकॉज ऑफ रिंग, इससे प्रीवियस स्लाइड पे रिंग की वजह से हम लोगों ने लिख रखा है कि रिंग की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो KQ/R² एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है। सो ये अपने लिए बनेगा K DQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x कांस्टेंट है, R वेरिएबल है। बस ये डन हो गया, इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेशन डीवी से निकल आएगा, तो ये इंटीग्रेशन आएगा K DQ को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DA डिवाइड बाई अंडर रूट R² प्लस एक्स स्क्वायर। मैथ्स में अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ लिया है तो लाइफ और भी आसान हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन को आप इजीली निकाल सकते हो।
जहाँ तक DA की बात है, what is the DA? DA is going to be again periphery, which is 2 pi r into thickness, which is dr. So ये simplified version हो गया. So यहाँ से अपने को मिल जा रहा है k sigma outside integration में twice pi r dr, which was dA, r square plus x square. 2 pi को भी बाहर निकाल लो तो ये बन जा रहा है सिग्मा अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट. k की वैल्यू मैंने रख दी, twice pi बाहर आ रहा है. इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस थिंग r dr डिवाइड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यू कैन थिंक ऑफ इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट करना है. सो यहाँ से यहाँ तक इसको लिमिट लगा देंगे. ये इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. इनफैक्ट ग्रेविटेशन में मैंने आपको बताया भी है, इस तरह का एक सॉल्व भी किया हुआ है. और अगर आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ लिया है सो दैट्स इजी केक फॉर यू. कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? कुछ वेरिएबल मान लीजिए, लिट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कोई टी स्क्वायर पकड़ लीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 2r/dr आता है, यहाँ से 2t/dt आता है. पॉइंट है इसकी r/dr को आप t/dt लिख सकते हो. फिर अपने पास इंटीग्रेशन बचेगा कि जो r/dr था डिवाइड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था. और भी कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहता है, बहुत ही अच्छी बात है. तो ये बन जाएगा मेरे t/dt डिवाइड बाय डाउन साइड ये बनेगा t स्क्वायर, तो t बन जाएगा. लेट मी चेक वेदर वी आर प्रॉपर. यस, सो ये dt आ जाएगा, dt का आंसर t आ गया. t का आंसर क्या आता है? दैट इज इट्स गोइंग टू बी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. एज सिंपल एज एनीथिंग. ये माइनस हाफ जाता है तो प्लस हाफ हो जाता है, इसलिए ऊपर चला जाएगा. वैसे भी आपको याद आ जाता है. एनीवे, सो अगर ये अपने को याद आ रहा है तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. v की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया था, 2 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है. इस पर एक जीरो लगाना है, एक r लगाना है. एक बार r रखोगे, एक बार जीरो रखोगे, किसके प्लेस में? स्मॉल r की जगह पर. सो अपने को फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड अ ब्रैकेट is going to be r square plus x square minus x. ये भी एक रिजल्ट है जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको प्रैक्टिस करके याद रख लेंगे. हर बार आप इंटीग्रेशन में इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी टाइम मैं 2 से 3 मिनट लगा रहा हूँ. y the root, you are writing y the root. कौन सा रूट? In the second part, sir, t goes to r square plus x square. So why we have written under root r square plus x square in the final result? ना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हमने t स्क्वायर प्रिज्यूम किया था या एज्यूम किया था, और हमारे पास आ रहा है ये t और t कैंसिल हो गए, dt Yes, dt sir. का इंटीग्रेशन Understood, t. sir. अंडरस्टूड. सो इसलिए अंडर रूट लगाना पड़ा अपने को, और ये एक्सप्रेशन बन जाता है. एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. वो x की वैल्यू देकर के आपसे पूछ लेगा पोटेंशियल बताइए, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम बता सकते हैं बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क. अगर वो q का नाम लेगा तो सिग्मा को हम q के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट्स नॉट गोइंग टू बी बिग डील. अब आप बोलोगे अगर x को 0 रखते हैं तो कितना होगा, तो x को 0 रख दीजिए, अपने को पता चल जाएगा कि सेंटर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा. और इनफाइनाइट के लिए x को इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वो लिमिटिंग कंडीशंस में जाकर के 0 हो जाएगा. सो इसका इन्फ्लुएंस इनफाइनाइट पे 0 होता है, इसलिए 0 रहेगा. और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं. यूनिफॉर्म डिस्क आप कॉपी कर सकते हो. और अगर आपको समझ में आ गया तो एक और डेरिवेशन मैं आपको करके बता देता हूँ. हो सकता है एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले, डिस्क का उसके बॉर्डर पॉइंट पे भी पूछ लेता है. सो वो भी एक एज अ फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं. कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं. एज एग्जाम्पल उसको करा देता हूँ. सपोज कर लिया आपसे बोलता है कि आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, और इस डिस्क के बारे में आपको कुछ आइडिया दे दिया गया. पहली बात तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है.
चार्ज डेंसिटी और रेडियस आपको बताया जा रहा है, और एक पॉइंट चूज करता है, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेगा। लेट्स से पॉइंट चूज किया यहाँ पर, ए पॉइंट है या बी पॉइंट, कुछ भी नाम दे सकते हो। आपसे कहता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। उसकी सरकमफ्रेंस पर कोई भी अगर आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा ये बताइए। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग सेंटर पे जानते हैं, एक्सिस पे जानते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं और वहां पर हमारे लिए मैथमेटिक्स इजी जाती है। एज पर रूल तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर इसके पास चार्ज होगा तो पोटेंशियल तो हर एक पॉइंट पर होगा, न केवल ए पॉइंट पर। अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो बी पॉइंट पर ही पोटेंशियल होगा, यहाँ पर सी चूज करते हैं वहां सी पर भी होगा, डी चूज करते हैं वहां पर डी पर भी होगा। आपसे कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली बीसीडी के बारे में नहीं पूछता है, बिकॉज उसका इंटीग्रेट करना, कैलकुलेट करना इज गोइंग टू बी मैथमेटिकली चैलेंजिंग। सो अगर आपसे पूछेगा तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, सो दैट कि हम उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें या अदरवाइज, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपसे नहीं कराता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन का इशू है, मैथ का इशू है। हाँ, यहाँ पर ए पॉइंट पर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर प्रेजेंट नॉलेज ऑफ मैथ्स। तो कैसे कल सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कभी भी अपने को पोटेंशियल निकालना होता है तो अपने पास फंडा तो एक ही है कि एक पॉइंट चार्ज लेंगे या फिर एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से डीवी निकालेंगे, डीवी की वैल्यू को क्लेम करेंगे, और एक बार अपने को डीवी मिल गया तो उस डीवी को इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। अब आप डीवी अगर एक पॉइंट की वजह से लेना चाहते हो तो बहुत सिंपल, के डी क्यू अपॉन आर आता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक सैंपल लिया डी क्यू का और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, तो आप समझोगे ये डी क्यू को आपको एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि दो डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा, एक्स और वाई। इसका मतलब इसमें हमको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। तो हम डबल इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हैं और उसको किसी तरह से सिंगल इंटीग्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री कैसे बनाई जा सकती है? क्या इसको हम इस तरह के आर्क का कॉम्बिनेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बहुत सारे आर्क से मिलकर के बना हुआ है और हर एक की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उनको अगर हम लोग एडअप कर देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। और आर्क की वजह से कितना आता है वो हमको जानना है, वो हमको पता रहता है क्योंकि वो निकल के आएगा। तो इसको एक डायमीटर बना सकते हो, लेट्स से ए बी एक डायमीट्रिक पॉइंट हो गया, और फिर आप किसी आर डिस्टेंस पे जाते हो, या फिर थीटा एंगल भी पकड़ सकते हो, वो भी चलेगा कि आप थीटा एंगल के टर्म में ले लो या फिर आर के टर्म में ले लो। अल्टीमेटली अपने को एक वेरिएबल पे लाना पड़ेगा। सो लेट्स से कि हम इस डायमीटर वाली लाइन से थीटा एंगल पर जाते हैं ये, और यहाँ पर एक आर डी थीटा का ये डिस्टेंस हम आर पकड़ते हैं और ये डी थीटा का एक सैंपल लेते हैं यहाँ पे, बहुत छोटा सा। सो ये एक छोटा सा पॉइंट पास बनेगा जिसकी वैल्यू हम आर रफली आर डी थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग आर डी थीटा लिख सकते हैं और ये आपको सिमेट्रिकली चलेगा तो ऐसे पॉइंट इससे पास होने वाले एक आर्क पकड़ सकते हैं एज ए एलिमेंट। ये वाला आप पाओगे कि ये ए को एज ए सेंटर मान करके आर्क बनाया गया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर रहने वाली है, इसकी थिकनेस आर डी थीटा हो गया है, इसके पास कोई ना कोई चार्ज होगा, उसका नाम डी क्यू दे सकता है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा वो हमको पता करना है। ये डिस्क है ना, स्फीयर है ना, ये डिस्क है, ऐसा कुछ। और उस डिस्क पर जो हमने एलिमेंट लिया है वो आर्क लिया हुआ है। element that we have chosen is arc. तो उस आर्क का लेंथ वगैरह वो हम जानते हैं, वो पता कर लेंगे। उसकी रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। अच्छा ये बताओ कि ये जो डीक्यू वाला चार्ज होगा, सारा का सारा चार्ज ए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पाया जाता है जो कि आर डिस्टेंस है। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा वो हम बता सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जो डीवी होगा वो के डी क्यू डिवाइड बाई आर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डी क्यू जो है वो आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है।
जनरली ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं या करते हैं हम यहाँ पे आर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्क के लिए डीक्यू भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर है सारा का सारा चार्ज ये पॉइंट से। अगर ये पॉइंट आपको समझता है देन वी कैन मर्ज दीज टू टुगेदर और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अपने पास बचेगा k dq डिवाइड बाई r। अब k इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट। dq को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, r को यूज करते हैं। dq के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट कि सिग्मा इंटू डी। स्टेप वाइज लिख देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। और अब अपने को डी चाहिए। कैन वी से डी के लिए जो ये लेंथ आ रही आर्क लेंथ इंटू थिकनेस के बराबर आ जाएगा। आर्क लेंथ हम पता कर सकते हैं, सो इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये के आउटसाइड है, सिग्मा भी आप आउटसाइड लिख सकते हो। डी के प्लेस पे लिखेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू एंगल। एंगल कितना है? ट्वाइस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है कॉर्नर वाला है, तो ये भी थीटा बनेगा जाकर के। सो टोटल आर्क एंगल कितना अपने पास बन रहा है? 2 थीटा। मेक सेंस? सो ये हो जाएगा आर्क व्हाट वी हैव रिटन आर्क टू थिकनेस। थिकनेस इज आर इंटू डी थीटा। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि हाउ मच इज दी डी क्यू, और देन आफ्टर आर से डिवाइड कर दीजिए। जब आप ये करने वाले हैं तो आर से आर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं एक, और अपने पास आ रहा है ट्वाइस के सिग्मा इंटीग्रेशन एक आर सर्वाइव कर जा रहे हैं थीटा और डी थीटा। नो अभी एक इशू बन गया। इशू इशू इज दिस कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं आर और थीटा, और हमने को इंटीग्रेट करना है, तो इसको एक वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट करना चाहिए। अगर हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बी पॉइंट को अगर आप इसे ज्वाइन करा लो तो एक बहुत पॉपुलर मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में रिलेशन होता है कि ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है किसी भी सर्कल में। इफ यू गो फॉर द डायमीटर एंड देन दिस पेरिफेरी तो वो 90 डिग्री बनता है, और ए बी की डिस्टेंस अपने पास ट्वाइस आ रहा है क्योंकि वो डायमीटर है। तो एक फॉर्मूला वहां पे लगाया जा सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी, अगर ये थीटा लिखा हुआ है तो उसके लिए बेस का काम करेगा। सो वी कैन राइट इट एज स्मॉल आर को अपने को लिखना है इसके टर्म में। सो व्हाट वी कैन डू, कैन वी गो फॉर cos थीटा। Cos theta is going to be base which is r divided by hypotenuse which is going to be twice r। चेक कर सकते हैं। सो आर को हम थीटा के टर्म में बेसिकली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये अपने पास एक रिलेशन है, और एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर इसको कैरी किया जा सकता है। दैट्स व्हाट वी कैन से। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट इज ट्वाइस के सिग्मा इंटीग्रेशन ट्वाइस आर cos थीटा इंटू थीटा इंटू डी थीटा। माय गुडनेस, कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो सकता है चैलेंजिंग हो जाए, दैट्स ऑल। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इंटीग्रेशन इज ऑफ थीटा cos थीटा डी थीटा का। क्या ये इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हो? x cos x का इस तरह का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना आपको आता होगा। इन केस आप इसको परफॉर्म कर पाते हो तो अपना काम हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, दैट्स द सेकंड पॉइंट। कैन यू आइडेंटिफाई द लिमिट्स, क्योंकि ये लिमिट हमने को थीटा पे लगानी है, और जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था चूज करना थीटा, सो फ्रॉम वेयर टू वेयर वी शुड गो फॉर थीटा वैल्यू। वी हैव स्टार्टेड थीटा, हम लोगों ने यहाँ से ऐसे थीटा एज्यूम किया था, फिर उसके बाद डी थीटा का एक एलिमेंट लिया है। सो डायमीटर के रेफरेंस से हम लोग थीटा को मेजर कर रहे हैं। सो रेफरेंस ये तो इनिशियली हमारा जो थीटा होगा उसको हम पकड़ सकते हैं इस लाइन से, और फाइनली हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं?
फाइनली का भी हम बात कर सकते हैं। तो जब हमारा पॉइंट, इनिशियल वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट जाएगा वो ऑलमोस्ट ऐसा जा रहा होगा परपेंडिकुलर। तो ये थीटा इनिशियली ऑलमोस्ट 90 बन रहा होगा ए पॉइंट पर। जब हम बी पॉइंट पर आएंगे या बी के क्लोज आएंगे तो फिर लाइन ऐसे ज्वाइन आएगी, तो थीटा छोटा होता जाएगा। ए पॉइंट पर आने के बाद थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा इज रनिंग फॉर द पॉइंट या एलिमेंट को ए से बी तक जब हम रन कराएंगे तो थीटा ऑलमोस्ट 90 डिग्री से 0 डिग्री तक जाएगा। सो इट हैज टू रन फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री। ऑलमोस्ट को हम फिर लिमिट में ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 90 से 0 तक चलेगा ना। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो, लिमिट्स लगा सकते हो, इससे एक वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। कैन वी आस्क यू कि इंटीग्रेशन आपने अगर पढ़ा है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए अपने कुछ लॉजिक्स होते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेकर के आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंस दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम लीविंग फॉर यू टू सॉल्व। और इसका जो फाइनल आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर आपको मिलेगा v इज इक्वल टू सिग्मा। ये काफी पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में दिख गया है, तो इसको लोग याद रख लेते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट। So this is going to be the formula for potential at the peripheral level, किसी भी पॉइंट पर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। सो थीटा इसकी वैल्यूज को रखोगे और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। कॉपी कर सकते हो और इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। इससे आपको एक और आइडिया लगता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, नया कुछ आता है, तो हम उसको बता सकते हैं इंटीग्रेट करके भी। हाँ, अगर इसको आपको टफ बनाना चाहेगा तो क्या करेगा, वो सिग्मा की वैल्यू फिर ऐसा स्ट्रक्चर लिखे देगा, फिर बोलेगा कि आर के टर्म में हमारा सिग्मा वेरी करता है या फिर थीटा के टर्म में सिग्मा हमारा वेरी करता है। तो आर के टर्म में बोले, थीटा के टर्म में बोले, हम इंटीग्रेशन को डुएबल फॉर्म में ले जा सकते हैं। ओनली डिफरेंस विल बी देयर कि इंटीग्रेशन हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए, बट सिंस आप मैथ्स में लर्न करते हो तो आपको उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डे। उससे पहले हम लोगों ने रिंग के बारे में देखा है, और रिंग का किसी भी आर्क, रिंग का एक जनरल वर्जन भी है, किसी भी आर्क की वजह से भी निकालना हो तो हमारे पास के क्यू अपॉन आर होता है। मैंने बोला है, लिखा नहीं है, तो आप इसको जरूर लिख लीजिए कि किसी भी आर्क की वजह से। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लिखने का इंतजार करते हो। सो लेट्स अपने पास ये आर्क दिया गया है और आपसे बोलता है कि इसके पास सिग्मा है और ये रेडियस आर है, और इस ओ पॉइंट पर जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इसके बारे में बताइए कितना पोटेंशियल आएगा। सो एज ए नोट आप इसको नोट कर सकते हो, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू आर्क। सो दिस कम्स आउट टू बी के क्यू अपॉन आर। मैंने इसको सिग्मा बोला है, अब इसको सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट कर लेना। क्यू के टर्म में लिखना ज्यादा आसान होता है, सिंपल होता है, इसलिए क्यू के टर्म में लिख दे रहे हैं, के क्यू अपॉन आर। सो वट एवर द चार्ज इज, दैट इज गोइंग टू बी दिस। सॉल्व करना बहुत आसान है, डी क्यू लोगे, फिर आप बोलोगे कि आर कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस लोगे सारी कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेट करके सेम आंसर आ जाता है। इसी का हम लोगों ने यूज भी किया इस पे, ये आर की वजह से के क्यू अपॉन आर यूज किया। यहाँ पे क्यू हमारा डी क्यू था। ओके, इसके बाद हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि स्फीयर की वजह से जो पॉपुलर है, दोनों सॉलिड और हॉलो स्फीयर्स को लेकर के डेरिवेशन ग्रेविटेशन में किया गया है, और आपको शीट दिया गया होगा तो उस पर भी रहेगा मॉड्यूल में, वहां से भी देख सकते हो। रिजल्ट्स अपन लोग को याद रखना जरूरी है। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर वर्ड यूज कर लिया मैंने। और अपने पास दो केसेस होंगे। पहला, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल में माइनस अंतर होता है, तो हम लोग जनरली स्फेरिकल शेल लिखते हैं। हॉलो स्फीयर जनरली उसको बोलेंगे जिसकी दो रेडियस होंगी, और शेल बोलने का मतलब है एक ही रेडियस है, थिकनेस बहुत छोटी है। चार्ज क्यू, रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सो वी आर टेकिंग दैट एज फॉर ग्रांटेड कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चाहिए।
यू मस्ट बी नोइंग इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। इनसाइड को मैं इनसाइड लिख दे रहा हूँ, आउटसाइड को आउटसाइड लिख दे रहा हूँ। आउटसाइड आपको मिलता है के क्यू अपॉन आर जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिकॉज की आउटसाइड फील्ड जो होती है पॉइंट चार्ज जैसा होती है, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए आउटसाइड की फील्ड का यूज आएगा, बाहर वाली फील्ड का यूज आता है, तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। इनसाइड में फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे यू हैड इन ग्रेविटेशन। फिर आपसे पूछेगा कि फिगर ड्रॉ करके बताइए। ग्रेविटेशन में वो डाउन साइड प्लॉट करते थे क्योंकि वो नेगेटिव आता था, क्योंकि हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इसलिए अप साइड प्लॉट करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज बोलेगा तो फिर डाउन साइड प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। इनिशियली कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कब तक, आर पॉइंट तक, देन आफ्टर 1/r से डिके करते हैं। सो ऐसा फिगर आपको दिया होगा, उसको आप प्लॉट कर दोगे और अपने को पता चल जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ओरिजिन से लेकर के सरफेस तक। आउटसाइड सरफेस के बाद ये डिके करना स्टार्ट करता है, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता है। बी सॉलिड स्फीयर, if we got a solid sphere, इसके इनसाइड वाले को आपको रिकॉल करना हो, बाकी सब ऑब्वियस होते हैं। इन थोड़ा सा पावर्स को लेकर के होता है। आउटसाइड इज बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो इसका आउटसाइड भी वही रहेगा। एनीबॉडी रिमेंबर्स फॉर इनसाइड? इफ यू रिमेंबर यू कैन टॉक अबाउट। कुछ ऐसा आएगा, के आएगा, क्यू आएगा और एक ब्रैकेट आता है 3r² माइनस r² आएगा अपॉन ट्वाइस आर क्यू आएगा। मैंने मेमोरी बेस्ड लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। क्या ग्रेविटेशन में हम लोगों ने सिमिलरली निकाला था, उस पर एक माइनस रहा होगा, दैट वाज एक्स्ट्रा, दैट्स ऑल। सेंटर पर आप निकालते हो तो 3/2 के क्यू आर आता है, तो 3/2 आना चाहिए। और अगर हम बाउंड्री पे जाएंगे तो के क्यू अपॉन आर आना चाहिए, तो के क्यू अपॉन आर आ रहा है, मैच कर रहा है, तो परफेक्टली करेक्ट जा रहा है। सो इनसाइड आपको याद रखना है और आउटसाइड का भी याद रखना है। फिर इसको प्लॉट करके पूछता है कि हाउ इट लुक लाइक्स ऑन द ग्राफ, सो यू कैन प्लॉट इन द ग्राफ। अगेन क्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए आप साइड प्लॉट करेंगे। सो यू विल फाइंड कि आर पॉइंट पर ये के क्यू अपॉन आर बनेगा, उसके बाद ये डिके करेगा इस तरह से, द सिमिलर फैशन जो वहां पर था। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाइपरबोलिक है, ये अपना को ख्याल रखना है। व्हाट हैपेंस इनसाइड जीरो और आर के बीच में, तो आप बोलोगे इस तरह का रहेगा। ये जो पॉइंट है दैट इज इंडिकेटिंग के क्यू अपॉन आर, और सेंटर पॉइंट पर अगर आपसे पूछता है तो सेंटर पॉइंट आर को जीरो कर लो तो 3 के क्यू अपॉन आर होता है, 3 के क्यू अपॉन 2r। स्मॉल आर को जीरो रखो, अपने को पता चल जाता है। सो इसमें जो मैक्सिमम होता है वो सेंटर पे होता है। फिर अपने पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना, वो आप समझ सकते हो। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, r² इसका मतलब पैराबोलिक आएगा, माइनस फैक्टर लगा हुआ इसका मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है खास इंपॉर्टेंस रखता है, डायरेक्टली आता है एग्जाम में, सो आप इसको यूज कर सकते हो। Potential due to uniformly charged sphere inside and outside for solid and spherical shell, दोनों के लिए बताया गया, कॉपी कर लीजिए। ये यूनिफॉर्म केस के लिए। नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, निकालना आप जानते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। ये मैक्सिमम वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, के क्यू अपॉन आर इसके लिए भी होता है। कोई कंसर्न और क्वेरी आ रहा हो तो पूछ सकते हो। इफ इट इज गोइंग स्मूथली, इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछे गए माइंडेड कि हर बार किसी ना किसी स्लॉट पे डाल देता है ग्राफ को, सो यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर कौन सा है। आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने ये कॉपी कर लिया तो। सो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्जेस, बिकॉज ऑफ लीनियर चार्जेस, रिंग, डिस्क और स्फीयर्स की वजह से, आप जानते हो। किसी और की वजह से कैलकुलेट करना हो तो अपने पास मेथड्स हैं, क्या,
इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर, उसके आगे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और पता कर सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, जैसे इनफाइनाइट रॉड हो या फिर इनफाइनाइट शीट हो, तो उस लोग फिर क्या करते हैं, उस केस में हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं, उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। और आपको एक फॉर्मूला बताया गया था 1 to 2 वाला, ये जिसको हमने कहा था ज्यादा जनरल पॉइंट है, इस फॉर्मूले को फिर हम यूज करेंगे 1 से 2 तक, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हम ई और वी के बीच के रिलेशन को फिर से लिख रहे होंगे। ये बेसिकली ई और वी के बीच का रिलेशन है, इसमें हमको ई पता हो तो वी पता चल जाता है, आगे चल करके हमको वी पता होगा तो भी हम ई पता कर लेंगे, उस रिलेशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इस तरह के क्वेश्चन पिकअप कर लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन केस इट इज अंडरस्टूड, तो हम लोग अपने पास थोड़ा सा टाइम है, आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देते हैं, जो कि सिमिलर टाइप की स्टोरी है, बस कि उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाता है, एग्जैक्टली द सेम वे वी हैड इन ग्रेविटेशन। So electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी आपने बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था जब आपने वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ा था। सो आपने बोला था जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो दो फॉर्म का होता है, उसमें एक पोटेंशियल होता है, दूसरा काइनेटिक होता है। देन यू रिमेम्बर कि आपने ये बोला था काइनेटिक मोशन की वजह से आता है, पोटेंशियल जो कन्फिगरेशन की वजह से आता है या पोजीशन की वजह से आता है। कन्फिगरेशन मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लिक्विड फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इलास्टिक का नेचर ऑफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, स्प्रिंग की वजह से। सभी की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो, ग्रेविटेशन में आपने लिखा, स्प्रिंग में लिखा, इलास्टिसिटी में लिखा, फ्लूइड में भी लिखा, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लिखना चाहेंगे। और इन केस यू रिमेम्बर दोस डेज, तो उसमें हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था कि जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। सो आइडिया इज दिस, सभी के लिए जो बेसिक लॉ लगता है, चेंज इन नो मैटर व्हाट इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कीपिंग द स्लोलीनेस इन माइंड। तो वो जो स्लोलीनेस है उसको माइंड में रखने के बाद ये दोनों बराबर होते हैं। कई बार ऐसा बोलता है कि आप स्लो नहीं मूव कर रहे, फास्ट मूव कर रहे हैं, चार्ज को मूव कराएंगे तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन है। जब कभी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हम इसको बदल देते हैं और बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है उसका वर्क डन पता कर लेते हैं। वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज को डेल्टा यू बोल सकते हैं। ये जो वर्क डन है माइनस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी भी लिख सकते हैं। और इसी की वैल्यू आपने कि दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वी और क्यू इंटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल इज, ये रिलेशन आपको बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की नेगेटिव होती है, कंजर्वेटिव के एक्सटर्नल के बराबर होती है और इसके बराबर होती है। इस पे जो क्रक्स पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये तभी आएगा जब हम स्लोली मूव करा रहे होते हैं, कि एनर्जी कहीं और नहीं जा रही होती है, यानी दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इजंट इट? सो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कि जब कभी डेल्टा यू कैलकुलेट करना होगा तो हम क्यू इंटू डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना एग्जैक्टली वही होगा, बस चार्ज को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसको अगर और ब्रॉडर वे पे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू क्यू। ये पोटेंशियल के बारे में, वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर हम रेफरेंस को जीरो ले लेते हैं तो जनरली हम लोग रेफरेंस को क्या लिख लेते हैं? जीरो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन वी आर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर लोकेशन एंड स्लोली।
बस एक टर्म नहीं यूज करेंगे, कौन सा, पर यूनिट वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग पर यूनिट करते हैं इसको हम लोग से डिवाइड कर रहे हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, दैट्स ऑल। और पोटेंशियल में क्या करते थे, इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते थे। बस ये हो गया अपने पास। या फिर आप कहते हो कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्यू के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। इसको डिफाइन करने के लिए और भी तरीके होते हैं। तो अगला डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने में कितना वर्क डन किया गया है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज amount of work done in creating a configuration of charges और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने में आपने जितना वर्क डन किया है उस वर्क डन को भी हम एनर्जी कहते हैं। या फिर किसी चार्ज के प्रेजेंट में दूसरा चार्ज लेके आते हो तो वर्क डन करना, बेसिकली आप कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने वाली बात कर रहे हो, तो इसको यूज कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिए। फिर एक लास्ट पॉइंट बता देते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये सारी जनरल डेफिनेशन है, सभी पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग यही यूज करते रहे, बस नाम बदल दिया है, इलेक्ट्रिक फिर ग्रेविटेशन फिर कुछ और। सपोज कर लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्रिएट करना चाहोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आप ऐसा बोलो, आपके पास Q1 तो था, Q2 को आपको लाना पड़ा, या फिर Q2 था Q1 को लाना पड़ा। सो यहाँ से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, तो अगर हम Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q2 को लेकर आए हैं किस पोटेंशियल पर, जो V1 की वजह से पोटेंशियल था उस पॉइंट पर। सो यहाँ पर पोटेंशियल V1 का कितना रहा होगा, K Q1 by R, इट्स डन। सो पोटेंशियल एनर्जी came out to be Q2 into K Q1 upon R. So how much the potential energy formula becomes K Q1 Q2 upon R. So किसी भी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो ये आता है। आपको याद होगा वहां पे -GM1 M2 upon R लिखते थे, यहाँ पर K Q1 Q2 upon R लिखते हैं। कॉपी कर लीजिए। सो फॉर्मूला हेडिंग इज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। So, अगर अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उससे एक सिस्टम बन रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होती है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करोगे, दैट मींस Q2 को बाहर ले जाना चाहोगे, तो आपको इसके बराबर वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर इसको लाने में इसके बराबर वर्क डन करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड वाइज प्लस माइनस हम डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्शन को देख करके। ओके, सो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लर्न किया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, फील्ड का भी आपस में रिलेशन होगा। तो आप देखोगे जो फील्ड है, चाहे वो वेक्टर फील्ड हो या स्केलर फील्ड हो या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर वर्क डन हो, ये सब आपस में मिक्स्ड है, सेम चीज को बार बार अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Any concern, doubt, if at all you have in mind, you can ask. Otherwise, we are going to wind it up now. Okay, if there's nothing to ask, we can close it. Thank you everyone then.